उत्तराखंड में पहाड़ों पर बनेंगे 2 नए योग नगर और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र। सीएम धामी का ऐलान, कहा पर्वतीय राज्य की इस संजीवनी का पूरे विश्व को लाभ दिया जाएगा। सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की दौरा, युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दर्पण के 70 वर्ष कार्यक्रम में शामिल। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा के पर्यवेक्षक घोषित विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते मार्ग बाधित। मुनकटिया के पास बारिश से मार्ग बाधित, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। ऑपरेशन लगाम के तहत दून पुलिस की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, शराब पीने हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई। और दून में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले, शुक्रवार को जिले में 3 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का अब रुख करते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते गांव में अब चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार करीब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिसके चलते युवाओं में चुनाव को लेकर जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। जहां पहले पंचायत चुनाव में उम्रदराज लोग ही सामने आते थे, वहीं अब युवा वर्ग चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है, जिनमें से कुछ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोगों की सेवा का सपना लेकर आगे बढ़े हैं। भाजपा के युवा नेता और भावी प्रत्याशी नीरज कुमार भी उन्हीं युवाओं में से एक हैं, जो अपने समर्थकों के साथ अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। युवाओं को रोजगार का रहेगा। क्षेत्र में जो नशा बढ़ता नशा है इसका रहेगा। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा खराब है, उस पर रहेगा। और जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए मेरा हमेशा से एक सपना था कि यहाँ पे एक हमारा कॉलेज खुले। उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत थे और अभी भी अब जिला पंचायत के रूप में हम यहाँ पे कार्य करेंगे। तो मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरा जो रोजगार की सुविधाएं हैं उन्हें यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि 3 जगह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, पर उसके बावजूद भी क्षेत्र के युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रन टू लिव के सहयोग से 14 सितंबर को नैनीताल में 14वीं मानसून मैराथन का आयोजन होगा। रन टू लिव के संयोजक हरीश तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में आयोजित होगी। इसमें ओपन, वेटरन, पुरुष, महिला, रन फॉर फन, बालक और बालिका वर्गों को शामिल किया गया। प्रत्येक वर्ग में पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिस्पर्धियों को नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रन फॉर उत्तराखंड थीम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। प्रतियोगिता में कई जाने माने धावक हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फायदा यहां के स्थानीय धावकों को मिलेगा और वे भविष्य में नैनीताल सहित राज्य का नाम रोशन करेंगे। मैराथन का 14वां संस्करण है और इस बार चूँकि हमारे प्रदेश को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए हमने जो दौड़ का नाम रखा हुआ है वो रन फॉर उत्तराखंड रखा हुआ है। साथ ही जो उसमें एक टैगलाइन है वो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, चैलेंज द हिल्स और एम्ब्रेस द मानसून, जिसमें हिल्स और मानसून दोनों को हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमेशा ही रहता है और हम चाहते हैं इस समय थोड़ा सा इस मौसम पे यहाँ का टूरिज़्म और बड़े पहाड़ों का और सब लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, ये हम लोगों की एक उम्मीद है। खबर देवप्रयाग से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के 84 स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक केंद्र में धरोहर संवाद 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक धरोहरों में शामिल नौले, धारे, रामलीलाएं, परंपरागत मेले और धार्मिक यात्राओं को धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ढोल, दमों जैसे पारंपरिक वाद्यों के संरक्षण के लिए वादकों को निःशुल्क वाद्य दिए जा रहे हैं। पुस्तक, कुंभ और पारंपरिक पकवानों की प्रस्तुति ने भी लोगों को आकर्षित किया। धरोहर न्यास के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यह आयोजन लोक साहित्य, सांस्कृतिक विज्ञान के समन्वय का प्रयास है। वरिष्ठ ढोल वादक मोहन राम अपनी 3 पीढ़ियों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी कला को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की बात कही। संस्था को ढेर सारी बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो हमने पहल किया, निश्चित तौर पर आपने देखा, मैं कह सकता हूँ
कि वाद्य यंत्र आप देख लीजिए, हम भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम भी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद भी किसी गांव के हमारे गांव में दूसरे गांव से मंगाते हैं। तो आज आवश्यकता है इसको रोजगार के रूप में लेने की, आज आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार हमारी सरकार जो कर रही है। और निश्चित तौर पर जो है, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ढोल डमों की जो विधा, जो म्यूजिक जो बच्चे सीखेंगे उनको सिखाने का काम करेंगे। और वास्तव में हमारी मूल जड़ यही है, हमारी मूल आवश्यकता यही है। और आने वाले समय आप देखिए कि आज तो टेलीकॉम का डिजिटल का ज़माना चल गया है, आज टेलीफोन का ज़माना है। लोग कहते हैं, पर लोग कहते थे बारात कहाँ पहुँची, ढोल वाला जो ढोल बजाता था तो लोग कहते हैं बारात उस खाल में चल रही है, जब ढोल दूसरी ताल मारता लोग फड़े गदरे में चल रही। तो आप देख लीजिए उस ज़माने में एक जो है संचार का काम ढोल डमो करते थे, वाद्य यंत्र जैसे बजता था और वैसी जो है हमको संकेत मिलते थे। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी इसको आगे बढ़ाने का काम करें तो आने वाले समय इसके अच्छे परिणाम होंगे। इसको हम स्वरोजगार के रूप में भी अपनाने का पूरा काम करेंगे। सोहनलाल है और मैंने बचपन से ढोल पे काम किया, तो मेरा जो जीवन का रास्ता है वो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा का स्रोत दिया कि वहां पे एक वर्कशॉप हुआ किया कि ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहां पे भी कई लोग बुद्धिजीवी आए ढोल दमाओं के बारे में कहने के लिए। वहां पे एक ऐसा सम्मेलन हुआ, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहां पे हमारे डीआर पुरोहित जी आए, नेगी जी आए और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ढोली आए। तो वहां से मुझे ये हुआ कि ढोल पे काम करना चाहिए। तो हमने ढोल पे पहले केवल ढोल डमाव होता था, उनके बाद हमने वहां से जो हमने सीखा तो हमने 4 लोग या 5 लोगों की ढोल डमाव मसक बीन गढ़सिंगा ये टीम तैयार की, तो ये काम आगे बढ़ा। अपनी धरोहर न्यास के जितने पदाधिकारी हैं उनको राज्य सरकार की ओर से, गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से बहुत बधाई दे रहा हूँ कि वो उत्तराखंड की संस्कृति पे, उत्तराखंड की परंपराओं पे, उत्तराखंड की विरासत पे, उत्तराखंड की जो हमारे विरासत है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज उनका यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक गोलजू यात्रा का एक अभिनव प्रयोग किया है। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने जागर परंपराएं हैं, हमारे जितने जो है धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए उनकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और यू कॉस्ट के माध्यम से, हमारी राज्य सरकार के माध्यम से जो भी उनके सुझाव हैं, उनके 10 सुझाव हमको दिए उन्हें शिक्षा विभाग के लिए, और मैं निश्चित रूप से उनके सुझावों को शिक्षा विभाग में अमल जरूर करूँ। चैनल वाले सभी देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं काष्ठकला का काम करता हूँ। और ये काम मैंने सोच के तब किया था जब मैं होटल में था दुबई, और मैंने वहाँ पे देखा कि कोई टूरिस्ट गढ़वाल में आता था तो उसको हम चीड़ के पेड़ के छिंचलो होते हैं, फूल उसको देते थे। तो मेरे दिमाग में आया था कि कुछ नया करना है और उत्तराखंड संबंधित करना, जो अपनी संस्कृति से संबंधित हो। तो तब जाके मैंने ढोल दमा बनाए थे। और मैं सच माने तो मैं किसी मंदिर संतरी को अपने तरफ से कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे देना देखें हम खाएंगे क्या। इसलिए हम विभाग मंगाता है या कार्यक्रम संयोजक होता है वो मंगाते हैं, और ये इतना सौभाग्य है कि वो हमारे हाथों से उनको दिलाते हैं। जी, मंत्री जी कह रहे थे कि ढोल दमाओं शहरों में बज रहे हैं, गाँव में नहीं बज रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि गांव में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। मुख्य बात क्या, सम्मान नहीं है। अब नीचे हैं तो बुफे में खाना खा रहे, सब कुछ करे, कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गांव में सम्मान नहीं मिलता है। रही जैसे उत्पादों की बात जो हम बनाते हैं, उसका क्या है कि बाजारी करना नहीं है। बोलने को तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी बोले कि 1.5 रुपये का एक शॉप नहीं है, हम रखेंगे कहाँ अपना सामान। तो बेचने के लिए दुकान होनी बहुत जरूरी है। ये मांग हम सरकार से कभी से कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जैसे कार्यक्रम में आते हैं, भव्य कार्यक्रमों में आता हूँ, तो यहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है कि जो लोगों से जुड़ता हूँ और उनसे एक पहचान होती है। तो कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेते हैं, अच्छे ऑर्डर करते हैं। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं टीरी गढ़वाल जखनदार ब्लॉक से हूँ। खबर रामनगर से है, जहां आपको बता दें शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में 13 जून को ग्राम बेड़ाझाल निवासी सारिम की हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे मोहतसिम और अरमान दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से मिले आदेश पर पुलिस बड़ी कार्रवाई
पुलिस ने की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों आरोपियों के घरों पर गांव वालों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों से मुनादी कराते हुए कुर्की नोटिस चस्पा की गई। पुलिस दोनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और न्यायालय के आदेश पर आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। हत्या कांड में हमारे द्वारा कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसी अभियोग में 2 वांछित अभियुक्त अरमान और मोहसिन अभी तक फरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की की आदेशिकाएँ जारी हो चुकी हैं, जिनको हमारे द्वारा कल तामील किया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां आगे होने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष मधु सांगुड़ी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर विधायक सुमित हृदय ने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज में सबसे अधिक संघर्ष महिलाओं को झेलना पड़ता है, लेकिन अब समय आ गया है अब समय है कि महिलाएं नेतृत्व में आगे आ रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत करें। चाहे इस प्रदेश को बनाने की बात हो, चाहे जमीन आधार हो, महिलाएं हमेशा ही बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं। महिलाएं इस पृथ्वी का हर चीज़ का आधार हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ के कोई भी काम हो, महिलाओं की भागीदारी रहती है। तो महिला कांग्रेस का हमने विस्तार किया है। जितनी भी महिलाओं को हमने भागीदारी दी हुई है, सब पुरानी और कर्तव्यनिष्ठ महिलाएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। तो हमने उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर दायित्व दिया है। यहाँ पर हमारी उसको देखिए तलत एहतेशाम आई हुई हैं, ये 30 सालों से अपनी उसमें सेवा दे रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियों, संघर्षों और योगदान को नमन करते हुए कहा कि यह संगठन श्रमिकों की आवाज़ को बुलंद करता आया है और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में साठगांठ के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रमिकों के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहा। हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बहुचर्चित भारत माता मंदिर ट्रस्ट विवाद पर आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। मंदिर के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा मंदिर सचिव पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जो स्थिति बनी थी वो अब आपसी चर्चा और सहमति से सुलझ गई है। जगत गुरु आश्रम कनखल में हुई बैठक में शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रबिनपुरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया और महंत रबिनपुरी ने कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। मेरे ऊपर वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जो ना पीठाधीश्वर है,
उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चलकर वैसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार 2 चरणों में मतदान प्रक्रिया प्रदेश के अंदर लागू हो गई है, जिसमें 10 जुलाई और 15 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान प्रदेश में होंगे। वहीं 19 जुलाई को मतगणना की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें राज्य भर में पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। ये पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होंगे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए ये मतदान होगा। ये अहम रिपोर्ट देखिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य भर में पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना के बारे में आपको सिलसिले ढंग से बताते हैं। और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं। उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई आचार संहिता 47.70 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 2 चरणों में होंगे पंचायतों के चुनाव। प्रथम चरण 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी। 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। 10 जुलाई को मतदान। द्वितीय चरण 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी। 8 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। 15 जुलाई को मतदान। 19 जुलाई को मतगणना।
राज्य चुनाव निर्वाचन द्वारा घोषित अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर कर दी गई है। वहीं अब विपक्षी दल भी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में लेट लतीफी करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाने के साथ साथ अभी भी चुनाव घोषणा को लेकर सरकार पर संदेह जता रही है। कुल मिलाकर भाजपा ने भी अब विपक्षी दलों को इस बात के लिए सचेत कर दिया कि मैदान में आएं और जीत कर दिखाएं। देखिए, चुनाव 2 चरणों में मैं ये समझता हूँ, उत्तराखंड कांग्रेस दल का मानना यह है कि ये चुनाव एक ही चरण में होना चाहिए था। सरकार पहले तो इस चुनाव को करने के लिए तैयार नहीं थी, आनाकानी कर रही थी। बहुत पैतरेबाजी सरकार ने इसमें बरती, कभी प्रशासनिक अधिकारों को लेकर, कभी कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर इसे हमेशा टालने की कोशिश करती रही। लेकिन सरकार को मजबूरन ये चुनाव कराने पड़ रहे हैं, और ये चुनाव मजबूरी है सरकार की करानी, क्योंकि जनता जिस तरीके से ये चैन बटोर भाजपा कर रही थी उसे लेकर बड़ी आक्रोशित थी, और जो लोग चुनाव के लिए तैयार थे उनमें बड़ा आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा था। मजबूरन सरकार को ये चुनाव घोषित करने पड़े। उत्तराखंड कांग्रेस दल पहले से कहता रहा है कि स्थानीय चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही चुनाव कराए जाने की मांग कर रही थी। सरकार ने ही जो है पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया हुआ था। इससे जनता में भी आक्रोश बढ़ रहा था। अब देखते हैं कि जो कार्यक्रम पंचायत स्थानीय चुनाव आयोग ने जारी किया है उस हिसाब से समय पे चुनाव होते हैं, या अभी भी जो है इसमें कोई दांव पेंच सरकार फंसाती है। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में भी तमाम प्रकरणों पर सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से पंचायतों का आरक्षण निर्धारित किया गया है उस पर जो है तमाम लोगों को पहले से ही आपत्तियां हैं, और जिस तरीके से रोटेशन को शून्य किया गया है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी, और मेरा पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में कामयाब होंगे। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों में अब आज से हमारी अधिसूचना जारी हो चुकी है जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के। और जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचा रहा था, चुनाव नहीं करना चाहते, अब चुनाव शुरू हो चुका है। अब मैदान में आए विपक्ष और देखे चुनाव किस तरीके से होगा तमाम संसाधनों के साथ में, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इस चुनाव को बहुत ही शांति तरीके से करने के लिए हमारी अधिसूचना भी जारी हुई है। हमारे तमाम कर्मचारी, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता होंगे चुनाव में जाएंगे। अपने समर्थित जो कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, बीडीसी मेंबर, तमाम सभी लोग चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम करेंगे। और अधिसूचना जारी हो चुकी है। तमाम इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के संतुष्ट है और तैयार है। तमाम कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को, जो समर्थित प्रत्याशी होगा, उसको जिताने का काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देशों पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दिया गया है। ऐसे में पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को चुनाव की सूचना जारी करेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा भर रही हैं, जिसको आगामी 2027 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।